सुरेंद्र जी, ये आंकड़े बता रहे हैं किसान पहलवान जवान का नारा क्यों काम नहीं किया? में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने हरियाणा के चुनाव के नतीजे को अस्वीकार करते 9 बजे तक पवन खेड़ा जी जलेबी प्रधानमंत्री जी को भिजवा रहे थे। वो जो तथाकथित ईवीएम से छेड़छाड़ हुई तो ईवीएम तो पैक हो गई थी और आपके लोगों के सामने भी थी, तो तब तक नजर नहीं आएगा गजब का ईवीएम का आपका काम करता है। वो कश्मीर में अच्छा काम करती है, पंजाब में अच्छा काम करती है, हिमाचल में अच्छा काम करती है, हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है। जो जनता को आपने क्या समझ रखा है? वो जो संज्ञा दी जाती थी राहुल गांधी जी को, जिसका प्रयोग उचित नहीं माना जाता है, वो समझ रखा है क्या जनता को? आपने क्या समझ रखा है? को आधार बनाकर जो आंदोलन खड़े किए जाते हैं जिनमें कोई विचारधारा नहीं होती है, जो कहते हैं कि हम गैर राजनीतिक आंदोलन है, उन सबका लक्ष्य सिर्फ सत्ता प्राप्ति होता है। उसी आंदोलन से निकले थे कि गैर राजनीतिक हूं। बीपी सिंह आए थे कि हम भ्रष्टाचार हटाने के लिए आए हैं। आज ये पहलवानों का आंदोलन था और इसमें क्या होता, अंततः एक तगड़ा खिलाड़ी उसमें से निकलता है जो बाकी सबको टंगड़ी मारकर खुद सत्ता में जाकर स्थापित हो जाता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे हरियाणा में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और हार को स्वीकार न करते हुए बोलना कि चुनाव बीजेपी ने हेरा फेरी से जीता है, इसलिए हम इस हार को स्वीकार नहीं करते हैं। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, जहां वो जीत जाती है वहां ईवीएम और इलेक्शन कमीशन सही, और जहां हार जाती है वहां रोना धोना और छाती पीटना शुरू, पर हार को लेकर आत्मचिंतन नहीं करना कि हमसे कहां गलती हुई कि हम ये जीता हुआ चुनाव हार गए। दूसरों पर आरोप लगाना ये कांग्रेस की पुरानी आदत बन गई है। यही कांग्रेस लोकसभा में जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था और 240 सीट आई तो बोलती थी कि जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया है। तब ईवीएम और इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया, पर जब हरियाणा के इलेक्शन में उन्होंने कहा कि 60 बार और आई 36, तब छाती पीटना और मातम करना शुरू। इसी को लेकर यह चर्चा टीवी 9 भारतवर्ष पर हो रही है, जहां कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हरियाणा में अपनी हार के लिए अपनी छाती पीट कर सारा दोस्त बीजेपी पर मर रहे थे, पर इसका जवाब जबरदस्त तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने दिया, और ऐसा दिया कि कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बोलने लायक ही नहीं बचे। उन्होंने कांग्रेस के किसान, जवान और पहलवान के मुद्दे की ऐसी हवा निकाली कि कांग्रेस प्रवक्ता सोचने लगा कि कहीं मेरे बोलने में तो कोई कमी नहीं रह गई थी कि सुधांशु ने इतने बुरे तरीके से मुझे धो डाला। तो देखते हैं डिबेट में कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने सुरेंद्र राजपूत के जख्मों पर नमक छिड़का कि सुरेंद्र राजपूत बीच डिबेट में चिल्लाने लगे, हम नहीं हारे, हमें हराया गया है, और फिर छाती पीट कर रोना शुरू। सुरेंद्र जी, ये आंकड़े बता रहे हैं किसान पहलवान जवान का नारा क्यों काम नहीं किया हरियाणा? किसान, पहलवान और जवान तीनों का नारा काम किया है पद्मजा जी। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके चैनल पर और बड़े स्ट्रांग स्टेटमेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने हरियाणा के चुनाव के नतीजे को अस्वीकार करते हैं, और इसके जितने भी प्रूफ हैं हमारे पास 1 से 2 दिन में हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। 3 से 4 जो बिल्कुल रूरल बेल्ट वाले जिले हैं, जिस तरीके से वहां पर इलेक्शन कमीशन या ईवीएम मशीनों में और या फिर वहां पर लोकल जिस तरीके से जो धांधलियां की गई हैं, उसके समस्त प्रमाणों के साथ हम आएंगे और हम इस नतीजे को आज अस्वीकार कर रहे हैं। ये श्री जयराम रमेश जी ने और पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है। तो ये बात तो अपने आप में खत्म। दूसरी बात, अभी आपने 31 और 62 की बात करी, तो जो हम, अगर आप ये कहती हैं कि 31 सीटें जीत करके किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन या जवान अग्निवीर का मुद्दा खत्म हो गया है, तो ये आपकी और आपके सेफोलॉजिस्ट की नाअहली हो सकती है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि 31 जगहों पर भी हम नंबर 2 पर रहे और कितनी परसेंटेज से नंबर 2 पर रहे आज भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, 28 सीटें हमने जीती, वहां भाजपा नंबर 2 पर रही। तो दोनों जगहों पर ये मुद्दे खत्म नहीं, चुनाव की हार और चुनाव की जीत से मुद्दे नहीं खत्म होते। हां, यहीं पर 80% वोट भाजपा को मिले होते और 20% वोट कांग्रेस को मिले होते, तब हम मान लेते कि मुद्दा खत्म। बिल्कुल, मुद्दा कतई खत्म नहीं हो सकता, की वजह से आप भारतीय जनता पार्टी को जीता हुआ दिखा रहे हैं। मेरा सवाल यह था सर कि उसका असर नहीं पड़ा, पर आप कह रहे हैं कि हम पूरे रिजल्ट को ही अस्वीकार करते हैं, तो फिर आगे चर्चा ही क्या करें? सुधांशु जी, ये नतीजा ही स्वीकार नहीं है और वो प्रूफ देंगे 2 दिन में आपको। जयराम रमेश जी ने बोला है कुछ ही घंटे पहले हमसे बात करते हुए, तंत्र का इस्तेमाल करके हमसे जीत छीनी गई है। देखिए, सवेरे 9 बजे तक पवन खेड़ा जी जलेबी प्रधानमंत्री जी को भिजवा रहे थे। अब इनके हिसाब से वो जो तथाकथित ईवीएम से छेड़छाड़ हुई तो ईवीएम तो पैक हो गई थी और आपके लोगों के सामने भी थी, तो तब तक नजर नहीं आया था। अब जैसे ईवीएम खुली तो नजर आने लगा गजब का ईवीएम का आपका काम करता है। वो कश्मीर में अच्छा काम करती है, पंजाब में अच्छा काम करती है, हिमाचल में अच्छा काम करती है, हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है, फिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हो जाती है, और राजस्थान में 2018 में सही काम करती है और 2023 में गड़बड़ हो जाती है, मध्य प्रदेश में 2018 में सही काम करती है, 2023 में गड़बड़ हो जाती है, फिर बिहार में सही काम करती है, बंगाल में तो कमाल कर देती है, फिर क्या बताएं असम में गड़बड़ हो जाती है, फिर तेलंगाना में अच्छा काम करती है, फिर महाराष्ट्र में गड़बड़ हो जाती है, फिर कर्नाटक में अच्छा काम करती है, तमिलनाडु में अच्छा काम करती है, केरल में अच्छा काम करती है। मतलब ये जो जनता को आपने क्या समझ रखा है? वो जो संज्ञा दी जाती थी राहुल गांधी जी को, जिसका प्रयोग उचित नहीं माना जाता है, वो समझ रखा है क्या जनता को? आपने क्या समझ रखा है? बस हवा निकल गई। मुझे लगता है ईमानदारी से जो चीज है उसे स्वीकार करना चाहिए, और मैं कहूंगा पहलवान आंदोलन और उसके ऊपर चुनाव समाप्त हो गए, आरोप प्रत्यारोप का विषय छोड़ना चाहिए, देश की जनता को एक गंभीरता से समझना चाहिए।
ये मुद्दे को आधार बनाकर जो आंदोलन खड़े किए जाते हैं जिनमें कोई विचारधारा नहीं होती है, जो कहते हैं कि हम गैर राजनीतिक आंदोलन है, उन सब का लक्ष्य सिर्फ सत्ता प्राप्ति होता है। ये केजरीवाल जी भी उसी आंदोलन से निकले थे कि गैर राजनीतिक हूं। बीपी सिंह आए थे कि हम भ्रष्टाचार हटाने के लिए आए हैं। आज ये पहलवानों का आंदोलन था और इसमें क्या होता, अंततः एक तगड़ा खिलाड़ी उसमें से निकलता है जो बाकी सबको टंगड़ी मारकर खुद सत्ता में जाकर स्थापित हो जाता है, जो केजरीवाल जी ने किया था। आज मैं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं कहना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा विनेश फोगाट जी ने कि वो पहले खेल की अच्छी खिलाड़ी थे, अब राजनीति की चतुर खिलाड़ी नहीं। साक्षी मलिक वगैरह ने तो बोल दिया ना कि भाई इससे तो आंदोलनों की विश्वसनीयता वो हो जाती, पहले को गैर राजनीतिक आंदोलन है, फिर राजनीतिक पार्टी का समर्थन और फिर सीधे राजनीतिक पार्टी के अखाड़े में। तो इसमें आंदोलन एक पक्ष है, जनता को ध्यान रखना चाहिए ये जितने मुद्दे उठाए जाते हैं। आपने देखा किसान आंदोलन का था, गैर राजनीतिक है। पंजाब में भी सबसे बड़े किसान नेता चुनाव लड़ लिए थे, जमानत जब्त हो गई थी। हरियाणा में जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े किसान नेता बनते थे उनके खुद के बूथ पर उनके समर्थक से ज्यादा वोट भाजपा को मिले, इंपॉर्टेंट नहीं था। उनकी पंचायत में जितने लोग बैठे रहते थे उतने गांव में उतने वोट नहीं मिले उनके समर्थक कैंडिडेट को। इसलिए क्या बात कर रहे हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक फूड फॉर थॉट है देश के लिए कि ये जितने भी ये तथाकथित आंदोलन खड़े होते हैं, इनका असली मंतव्य भावनाएं भड़काकर सत्ता प्राप्त करना और उन लोगों की भावनाओं का दोहन करना होता है जो ईमानदारी से उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं कि यह गैर राजनीतिक मुद्दा है। तो सच बात है कि विनेश फोगाट तो जीती है, तो लोगों ने उनको स्वीकार तो किया है, और वो भी 15 साल के बाद यहां पर कांग्रेस ये सीट जीती है। सुधांशु जी, हाँ, मैं वही तो बात कह रहा हूं। वो बिल्कुल राजनीति में आई और बेहतरीन नहीं, आंदोलन से तो उसका कोई मतलब नहीं रहा ना। आंदोलन के लोगों ने तो यह महसूस किया था कि गैर राजनीतिक आंदोलन है, गैर राजनीतिक आंदोलन का पहले राजनीतिक समर्थन फिर सीधे राजनीति में आना हुआ। यह केजरीवाल जी ने किया था कि गैर राजनीतिक आंदोलन है, अंधा आंदोलन, उसके बाद अपना मौके का फायदा उठाया, खट से राजनीति में आ गए। स्वागत है, ये तो राजनीति होती है। इसलिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, हर नॉन पॉलिटिकल आंदोलन में एक गहरा पॉलिटिकल एंगल होता है। ये उन सारे लोगों को भविष्य में ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ मेरी इतनी सी बात थी, ये मैंने तमाम जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए विचार करने का विषय दिया। और अभी लोकतंत्र की बात चल रही थी तो मैं कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में एक दौर था जब लाल चौक के ऊपर 90 के दशक में राज्यपाल भी झंडा नहीं फहरा सकते थे। वहां लाल चौक में आज देर रात तक सबने चुनाव प्रचार होते देखा। डल लेक के ऊपर बैठ के कितने ही चैनलों ने अपने कार्यक्रम किए। और इतना ही नहीं, एक दौर था जब मोदी जी युवा नेता के रूप में संयोजक थे डॉक्टर जोशी की तिरंगा यात्रा में, तो उस समय कांग्रेस सरकार ने 26 जनवरी 92 कहा था आप नहीं जा सकते बाई रोड, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया था वहां और भारी सुरक्षा के बीच में आप तिरंगा फहरा लीजिए। और यहां राहुल गांधी जी की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा जलवाए जलाल से गई थी कश्मीर वैली में, और दोनों भैया बहनों को एक दूसरे पे बर्फ के गोले प्रेमपूर्ण वातावरण में फेंकते हुए देखा था। न पत्थर के गोले दिखते हैं, न पाकिस्तान के झंडे दिखते हैं, न ISIS के झंडे दिखते हैं, न पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखते हैं। किसी पार्टी को कितनी भी सीट मिली हो, कम से कम इसके लिए तो मोदी जी को धन्यवाद सारी पार्टियों को देना। सुरेंद्र राजपूत जी, वही लोकतंत्र है जिसने विनेश फोगाट को भी एक विधायक बना दिया है आज, भले से ही आप पूरे नतीजे को स्वीकार ना करें। मैं आपसे फिर से कहता हूं, जब राजनीति की बात सुधांशु जी करते हैं और विनेश फोगाट के ऊपर कहीं कोई आरोप लगाते हैं तो महावीर फोगाट और बबीता फोगाट को भी भूल जाते हैं, योगेश्वर दत्त को भी भूल जाते हैं। आप करें तो रासलीला, बाकी सब करें तो क्या ढीला, ये आप जानते हैं सुधांशु जी। हम आपसे फिर से एक बात कहते हैं कि अंक अटल जी कहा करते थे कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। याद रखिएगा मेरी इस बात को। हरियाणा में जो आपने तंत्र के साथ में मंत्र को आपने मिलाया है ना, अपनी सारी चीजों के तंत्र मंत्र से लोकतंत्र का जो आपने नुकसान किया है, इसका खामियाजा आगे आने वाले समय में आप भी भुगतेंगे। तो इसको धमकी नहीं, इसको एक बाकायदा एक चेतावनी के रूप में समझिएगा। मैं आपको बताऊं, चूंकि हम सब एक ही लोकतंत्र के जो है वाहक लोग हैं, पोषक लोग हैं। आप जिस तरीके से आप वहां चुनाव जीत रहे हैं, जिस तरीके से चुनावी आप गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिस तरीके से आप सारी चीजों को वहां पर तंत्र के जरिए लगा रहे हैं, इसका खेल बुरा होगा आने वाले समय में। आज से कल के बीच में ही हम आपको प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा का चुनाव कहीं ना कहीं रिगिंग किया गया है। और यह बात आसानी से कही जाने वाली नहीं है, इसको हवा में मत उड़ाइए। मैं आपको बताता हूं सुधांशु जी, यकीन मानिए, आज हम इसके भुक्तभोगी हैं, कल हो सकता है आप भी इसके भुक्तभोगी हो। लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने के लिए, बचाने के लिए सारे दलों को एक साथ रखना होगा। आज आप जिस तरीके से जो बेईमानी कर रहे हैं या जो रिगिंग कर रहे हैं या जो भी गलत काम जिसके साथ भी कर रहे हैं, उसके प्रमाण भी बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे और कानून के सामने भी प्रस्तुत होंगे। हमें देश के संविधान पर पूरा भरोसा है और आने वाले समय में और कॉन्फिडेंस से बोल रही है कांग्रेस कि प्रमाण है हमारे पास। नहीं, कॉन्फिडेंस तो उनका गजब का था। लोकसभा चुनाव के बाद जो 99 का खुमार था, वो 99 की जो मदहोशी थी, उसी मदहोशी ने तो ये काम किया हुआ है। मतलब थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट टच ना कर पाने के बाद वो जो 99 का जोश था ना इनके अंदर, वो जो 99 का खुमार था ना, उसके लिए तो मैं वो कहना चाहूंगा, पुरानी फिल्म का गाना था ना, जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो ये ऐसा मदहोश हो गए थे और दीवाने हो गए थे राहुल गांधी जी की, इनको लगता था। और सुरेंद्र राजपूत जी जो बात कही, मैं बिल्कुल गंभीरता से कहता हूं, सुरेंद्र राजपूत जी, जब तक इस देश के चुनावों में रिगिंग होती थी,
जब तक इस देश के चुनावों में बूथ कैप्चरिंग होती थी, जब तक इस देश के चुनावों में वोटर आईडी कार्ड नहीं थे, जब तक इस देश के चुनावों में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जब तक हर बूथ के ऊपर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नहीं थे, जब तक सब लोगों के हाथों में कैमरे नहीं थे, जब तक मीडिया का कैमरा हर चुनाव में नहीं होता था, आप लगातार जीतते थे महोदय। जब से चुनाव व्यवस्थित और पारदर्शी होने लगे, कांग्रेस मुहताज हो गई क्लियर मेजॉरिटी पाने की। 1984 के बाद से आज तक क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली और साक्षरता दर कम होती थी, मीडिया स्वतंत्र नहीं होता था, जुडिशरी स्वतंत्र नहीं होती थी, साक्षरता दर 50% पार की, बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनी, साक्षरता दर 60% पार की, भाजपा को क्लियर मेजॉरिटी मिला, इंफॉर्मेशन बूम आया, टोटल ट्रांसपेरेंसी भी सामने आया। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं महोदय, ये रिगिंग मतगणना के बाद याद आ रही है। रिगिंग तो मतदान के दौरान होती है मेरे भाई, सुबह तक जलेबी थी, मतदान शुरू हुआ। मुझे लगता है गंभीरता से विचार करना चाहिए महोदय, ये बच्चों का खेल नहीं है कि मोहल्ले का क्रिकेट है कि एक बच्चा आउट हो गया तो उसने कहा मैं अपने स्टंप लेके चले जाऊंगा, मैं तो इस डिसीजन को नहीं मानता, मैं बल्ला लेके घर चला जाऊंगा, नहीं 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 वो एम्पायर ने गलत डिसीजन दिया था। मुझे लगता है इस प्रकार की बात ना करके गंभीरता से आत्मावलोकन करना चाहिए कि किन कारणों से जनता ने आपका साथ नहीं। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।